गुलजान आहिस्तगी से बोलती जा रही थी। ज़रशे यकटुक उन्हें देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराहट उनकी आंखों में चमक ले आती थी। अब चेहरे पर सुकून की चमक थी। वो बेसुकूनी और बेजारी नहीं थी। ज़िंदगी जीनी पड़े तो ढंग से जिया जाए, इसमें क्या बुरा है। नफ़रतों और बदगुमानियों में हमेशा नुकसान उस इंसान का ज़्यादा होता है जो पहले जुल्म सहता है, फिर उस जुल्म को दिल में दबाए नफ़रत करता रहता है। गुस्सा वजूद को अंदर से खा जाता है। बेसुकूनी बेसुकूनी हो और हम जीते जाएं दुश्मनी में। इंसान कितना नादान है। 2 दिन की आर्जी ज़िंदगी में वक्ती एहसास में घिरा खुद को अजियत देता जाएगा और समझेगा कि उससे ज़्यादा अनापरस कोई नहीं, उससे ज़्यादा कोई बाइज़्ज़त नहीं। सुकून मिले तो सुकून हासिल करो, चाहे जैसे मिले, चाहे कभी कभी अपनी ज़ात को एक कदम पीछे करना पड़े। अपने लिए ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ हुई ज़्यादतियाँ वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला तो याद रखता है और हिसाब भी लेता है। ज़रशे गहरा सांस भरकर उठ बैठी। बाल आबशार की तरह पुष्प पर फैल गए। मोरे खान मूसा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी कदर करते हैं। आपको पता है मैं बहुत डरती थी। सब कहते थे मैं आपका अक्स हूँ। मैं डरती थी कि मेरा नसीब भी आपके जैसा ना हो। मैं सहम जाती थी जब अपना मुस्तकबिल सोचती थी, जब खुद को आपकी जगह रख कर देखती थी। मेरा भी ज़र्फ बड़ा नहीं, कमज़ोर हूँ। मैं अपने साथ हुई बदसलूकी भूल नहीं पाती, लेकिन मेरा नसीब बहुत अलग है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो मुझसे मेरे लिए लड़ जाने वाले इंसान हैं। अब जब मुझे मोहब्बत मिलती है, मैं आपको सोचकर रो देती हूँ। आपकी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं थी मोरे। वो गुलजान के हाथ अपनी आंखों से लगाए रो रही थी। गुलजान सख्ता ज़दा सी बेटी को देख रही थी। माँओं का गम बेटियों से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। वो माँ को बेसुकून देखकर डरती थी। वो खुद सुकून में रहकर भी माँ के लिए रोती थी, और आज जब उसने माँ के चेहरे पर सुकून देखा तो तब भी रो पड़ी। ये सुकून बहुत महंगा था, अपने साथ हुए जुल्म को माफ़ करके मिला था। जब मेरी खामोशी पर खान साहब परेशान होते हैं, मेरी उदासी पर बेचैन होते हैं, तो मुझे आप याद आती हैं। वो ज़ारो ज़ार बोलती जा रही थी। गुलजान की आंखें नम हुई। वो औरत अमीर तरीन होती है जिसकी औलाद उसकी कदर करती हो। माँ से मोहब्बत तो सब करते हैं, कदर कम लोग करते हैं। ज़रशे जैसी औलाद कोई कोई होती है जो माँ से मोहब्बत के साथ उसका मुश्किल वक्त भी याद रखे, जो अपने सुकून में भी माँ की बेसुकूनी को याद रखे, जो खुशियाँ हासिल करके माँ के खालीपन पर रो दे। दरवाजे पर आए आज़र खान अपनी जगह जमकर रह गए। उन्हें लगा था माफ़ी हासिल कर लेना ही सब कुछ है। वो गलत थे। माफ़ी मिल गई थी, मगर वो कदर कहाँ से लाते जो उन्हें गुलजान की कदर करनी चाहिए थी, वो इज़्ज़त कैसे हासिल करते जो गुलजान के दिल में उनके लिए होनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात हम सुकून में होकर भी खाली होते हैं। गुलजान ऐसी ही थी, खान आज़र भी ऐसे ही हो रहे थे, अंदर से खाली और खामोश। ज़रशे अपने पोर्शन में आई तो लाउंज में सभी बैठे थे। वो नज़रें चुराती तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ गए। ईसा के साथ किसी बात पर हंसते मूसा ने उसे यूं चोरों की तरह जाते देखा तो ठिठक गया। बहाने से उठकर उसके पीछे गया। वॉशरूम में जाती ज़रशे का बाजू थाम कर रोका। वो हवास बागता सी चेहरा छुपा रही थी, जैसे वो माँ के पास रोती रही थी। वो इस हाल में देखेगा तो सवाल करेगा। ज़रशे परेशान हो गई। इधर देखो मिसेस, ये मुँह छुपाई की कौन सी रस्म है। मूसा उसके यूं चेहरा छुपाने पर उसका चेहरा अपनी तरफ खींच कर करते हुए शरारत से बोला। चेहरे पर नज़र पड़ी तो जुमला अधूरा रह गया। ज़रशे क्या बात है, किसी ने कुछ कहा, मुझे बताओ। वो बेचैन सा हुआ, उसके बाल समेट कर पूछने लगा। उसकी तवज्जो पर वो उससे सकने लगी। ये मोहब्बत उसे कभी कभी सिर्फ ख्वाब लगती थी, एक खूबसूरत ख्वाब, और ये खौफ सताता था कि ये ख्वाब टूट ना जाए। मोहब्बतें अचानक मिलने लगे तो कुछ वक्त लगता है आदत होने में। उसकी भी आदत नहीं बन पा रही थी। मूसा फिक्रमंद सा उसे खुद से लगाए सर सहला रहा था उसका। खान साहब, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। मुझे डर लगता है आप कभी बदल गए तो फिर मेरा क्या होगा। वो सिसक कर बोली तो मूसा हैरान हुआ। उसे कंधों से थाम कर अपने सामने करते हुए उसका चेहरा देखा। सिसकियाँ भरती, सुर्ख नम चेहरा लिए भीगी आंखों को मसलती उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी, सहरज़दा कर रही थी। मैं क्यों बदलूंगा, तुम्हें पाने के इतने ख्वाब देखे थे जो पूरे नहीं हुए। तुम्हें क्या खबर कि मेरा तो दुनिया से ही दिल उगता गया था। तुम वो दुआ हो जिसे छुप कर दिल में मांगता था और पूरे वजूद में नाउमीदी भरी होती थी। तुम तो मौजज़ा हो, तुम तो तलब हो मेरी। तुमसे बदलूंगा तो बेकदर कहलाऊंगा, और बेकदरों की कोई ज़िंदगी नहीं होती।
उसके अल्फाज में मोहब्बत थी, लहजे में मोहब्बत थी, हिसार में मोहब्बत थी, अंदाज में मोहब्बत थी। वो सरापा मोहब्बत था और सामने खड़ी वो रोती लड़की उसका इश्क थी। इश्क भी वो जो रो रो कर मांगा जाए। उसके चेहरे की नमी को नरमी से साफ करता हुआ उसका दिल धड़का गया। यकीन आते आते भी वक्त लगता है और यकीन ऐसे दिलाया जाए तो चाहे उम्र बीत जाए। उसके चेहरे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ता वो उसे खुद में समेट गया। उसकी मोहब्बत महसूस करती जर्शे को गुलजान के अल्फाज याद आए, ये शुक्र का मकाम है, हमारे नसीब एक से नहीं है। तुमने दुनिया में अजर ले लिया और मैं आखिरत में अजर लूँगी। और यकीन करो, जो अजर अल्लाह आखिरत में देगा वो तुम देख कर कहोगी कि काश दुनिया में सख्ती देख लेती जो इस दुनिया में महज 4 दिन की थी। मुझे चेंज करना है ये ड्रेस, ये बुरा लग रहा है। पूर्वा मुंह बिगाड़ कर बोल रही थी तो प्रिहान ने उसे घूरा। जर्द लिबास, खुली ढीली सी कमीज़ और शलवार बिल्कुल सादा थी, जिसकी पूर्वा का गुलाबी शफाफ रंग उन कपड़ों में खिल उठा था। उसे जिसने देखा थम थम कर देखा था। पुरकशिश, दिलकश और मासूमियत से भरा चेहरा, नाजुक सा वजूद उस लिबास में बहुत प्यारा लग रहा था। उसे मायों में बैठे अभी तीसरा दिन था। उसका मिजाज बिगड़ता जा रहा था। कमरे में बंद होकर रह गई थी एक ये बेढंगा लिबास और उस पर रोज़ाना लगने वाले उपटन की खुशबू। पूर्वा को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। ये रस्म होती है, तुम मुझसे बहुत प्यारी दुल्हन बनोगी और ये उपटन लगाने से स्किन सॉफ्ट होती है। बस कुछ दिन तो रहते हैं पूर्वा, तंग मत करो। प्रिहान कुछ देर समझाती रही तो वो फिर मुंह बिगाड़ कर उठ खड़ी हुई और अनसना कर गई उसकी बात। उसे वो उसके हाल पर छोड़कर चली गई। गुलजान के पास सो रही थी वो, और गुलजान उसके शिकवे सोते तक सुनती और हंसती रहती थी। अब भी जब वो चुप होकर सोई थी, अब भी उसके चुप होने पर ही वो सोई थी। पूर्वान से पट से आंखें खोलती अंधेरे में उनका चेहरा देखती उठ बैठी। बिस्तर से निकलकर शॉल ओढ़ती दबे पांव बाहर निकली और सीढ़ियां उतरती सना बेगम के पोर्शन में पहुंच गई। उनके पोर्शन में ईसा का रूम ऊपर था। वो बिल्ली की तरह बिना आवाज़ के ईसा के रूम में पहुंची। नीलगुण रोशनी में सामने बेड पर सोए ईसा को देखा। उसे यकीन था ईसा ही उसकी मुश्किल समझ सकता है, बाकी सब अनजान है। वो इतने रोज से मिल भी तो नहीं रहा था ना उसे। अगर इन चंद दिनों में कोई और फ्रेंड बना बैठता तो वो क्या करती। सर झटक कर उसके पास पहुंची और ब्लैंकेट में घुसकर उसके पास लेट गई। यक ठंडे हाथ उसके गाल पर रखे और सरगोशी में पुकारा। यक ठंडे हाथ उसके गाल पर रखे और उसे सरगोशी में पुकार रही थी। नींद में महसूस होते सर्द लम्स और नर्म पुकार पर वो कसमसा कर जागा। पहलू में मौजूद नाजुक सा वजूद उसे ख्वाब लगा। हवेली की रिवायात की पासदारी करते हुए वो मायों बैठ चुकी थी। अपनी बिल्ली से ना वो मिलने गया था ना बात की थी। तब से ही ऐसे ख्वाबो ख्याल में सता रही थी वो उसे। मगर चंद रोज़ तो इंतज़ार वो भी कर सकता था, लेकिन पूर्वा नहीं कर सकती थी ये इंतज़ार। उसके हाथ को गाल से हटाते उसे झटका लगा। ये ख्वाब नहीं था, वो सामने थी उसके कमरे में, उसकी मायों बैठी दुल्हन, वो भी रात के उस पहर। पागल, यहाँ क्या कर रही हो? ईसा बौखला कर उठा और आंखों से नींद भग से उड़ी थी। ईसा जी, मुझे ये वाला ड्रेस नहीं पसंद, ये येलो क्रीम भी नहीं पसंद, हम बस वापस चलते हैं ना, मुझे इस रूम में नहीं रहना। वो उसका गर्म ब्लैंकेट खुद पर डालकर सिमट कर सोती फरमाइश कर रही थी। ईसा की आंखें पूरी से ज़्यादा खुली। उसके रूप पर दिल अजीब तर्ज से धड़कने लगा। मायों में बिठा रहे हैं वो भी मेरी बिल्ली को। सबको पता ही नहीं कि तुम कितनी बहादुर लड़की हो। इस वक्त मेरे पास आकर तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। वो शोखी से मुस्कुरा रहा था। पूर्वा नींद में जा रही थी और ब्लैंकेट खींच कर उसे उठने खड़ा किया था। दिखाओ कैसा ड्रेस है जो नहीं पसंद तुम्हें। अपने सामने करके उसे देखने लगा। पूर्वा ने मुंह बनाकर उसे देखा। ईसा तो उसका रूप देखकर ही फ्रीज हुआ। उपटन की वजह से चेहरे पर अलग सी रौनक हो रही थी। गुलाबी रंगत में घुला जर्दपन उसे अनोखा रूप बख्श रहा था। ईसा मदहोश सा होता खुद से लगा गया। उसके चेहरे पर वारफ्तगी लुटाता वो दुनिया ही भूल गया। पूर्वा उससे दूर होने की नाकाम कोशिश करती हल्कान हो गई थी। जाने वो उसकी परेशानी समझ रहा था या नहीं, मगर वो उसे मज़ीद परेशान ज़रूर कर गया। अगली सुबह जब पूर्वा की आंख खुली तो वो अपने ही कमरे में थी। उसने ईसा के पास जाने का रिस्क लिया और ईसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस हरकत पर उस पर पहरे शक किए जाएं। ऐसी हसीन गलती तो रोज़ाना दोहराई जाए, बार बार की जाए। हवेली वाले जान ही नहीं पाए कि वो सबसे छोटा जोड़ा अंदर ही अंदर अपना काम चला रहा था। कैसी मायों और कैसी पर्दादारी, उनको कोई बांध सकता था क्या? हवेली में शादी के हंगामों में एक शोर बरपा हो गया था। सबकी तैयारियां जैसे आखिरी दिन तक नामुकम्मल ही थी। पूर्वा ने अलग रोना डाला हुआ था। उसका दुल्हनों वाला रिवायती लिबास बहुत भारी था। भारी काम और भारी जेवर, उसे देखकर ही चक्कर आ रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती मोरे। उसने ड्रेस देखते इनकार किया। गुलजान और सना बेगम को उसने रूहानी सूरत बनाकर देखा।
गुलजान फिक्रमंद हुई, मगर यही पहनना पड़ेगा, मजबूरी है, हवेली की इज्जत का सवाल है। सब क्या कहेंगे कि सबसे छोटी बहू को हल्का जोड़ा पहना दिया। सना बेगम ने नरमी से समझाया, थोड़ी रिवायात, थोड़ी मजबूरी, लोगों का डर, जाने क्या क्या समझाकर वो बाहर चली गई। अभी तुम्हें तैयार करने ब्यूटिशियन आएगी, जिद मत करना, 1-2 दिन की बात है। गुलजान भी मसरूफ़ थी, उसे प्यार से समझाकर वो भी चली गई। पूर्वा बेड पर पड़े सामान को देख देख कर रोती जा रही थी। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी हो रही थी। चीखते चिल्लाते रियाज को संभालने में हलकान होती। प्रिहान ने उसे वक्त देने की कोशिश की। उसे रोता हुआ देखकर वो बौखला गई। समझाया, प्यार किया, वजह पूछी। उसे आनी और अपने माँ बाप याद आ रहे थे। आज के ही दिन उसे अपने अंकल से भी शिकवे हो रहे थे। उसे पढ़ाई का भी अब गम लग रहा था। पूर्वा, आप चुप हो जाओ, सर दर्द करेगा मेरी जान। वो प्रिहान ने बेड पर रियाज को सुलाकर उसे गले लगाकर समझाया। भीगे गाल साफ करके प्यार से चूमा। सर दर्द कर रहा है, सब याद आ रहे हैं, और मैं बड़ी हर्ट हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं। ये ड्रेस इतना हैवी है, मुझे ये ज्वेलरी नहीं पसंद। वो प्रिहान के गले लगकर रोती बहाने बना रही थी। प्रिहान जानती थी उसे माँ बाप याद आ रहे थे। इस बार आनी नहीं। प्रीसा भी अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ सकी थी। रियाज की चीखों ने कमरा सर पर उठा रखा था। टांगे जोर जोर से चलाता, मुठ्ठियाँ भींचे गुस्सा हो रहा था। रियाज, चुप हो जाओ, कान बंद कर दिया तुमने मेरे। वो रियाज को उठाकर घूरने लगी तो वो पुरजोर सा बातें करने लगा। उसे सारा वक्त हर वक्त खुद पर तवज्जो चाहिए होती थी। प्रीसा आपी की कॉल आई थी, वो चाहती हैं कि हम उनके पास चक्कर लगाएं। मेरा जाना तो मुश्किल है, तुम ईसा भाई से कहना शादी के बाद चली जाना, मिल लेना उनसे। प्रिहान ने रियाज को सीने से लगाकर थपकते हुए पूर्वा को समझाया तो वो रोते हुए सर हिला गई। प्रिहान मुतजब्जब सी बैठी थी। वकार साहब की भी कॉल आई, माफ़ी के तलबगार थे। अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी थी कि यहाँ से भागकर कनाडा में जा चुके, मगर कुछ ही वक्त के बाद तबीयत ख़राब रहने लगी। कुछ वक्त मज़ीद गुजरा तो खून की उल्टियाँ आने लगी। चेकअप करवाया तो पता चला जिगर का कैंसर है। तब अल्लाह याद आया, वो ताकत जो चाहे तो दुनिया में ही गुनाह की सज़ा दे दे और चाहे तो माफ़ कर दे, बशर्ते के बंदा नादिम हो, माफ़ी मांगे, झुके और शर्मिंदा हो। वो यतीम बच्चियों के साथ ज़्यादती करने पर तुले रहे, बीवी को बेआसरा छोड़कर भाग गए। अब दिन ब दिन गिरती सेहत में कदरदान बीवी की तलब हुई। ज़रूरत महसूस हुई, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। अब खाली हाथ हूँ, ना पैसा काम आ रहा है, ना कोई नेकी है कि माफ़ी की उम्मीद रखूँ। अब मर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि किसके लिए लालच करता रहा, कि किसके लिए पैसा जमा करना चाह, इस ज़िंदगी के लिए जिसको अब मौत निगल रही है और मैं रोकने से भी कासिर हूँ। वो रो रहे थे, तड़प रहे थे। प्रिहान साकिन रह गए। मरना तो सबको है, जिसके वारिस हों, औलादे हों, जिनके भरे घर हों। लालच तो वो भी करें तो मिलता कुछ नहीं। इंसान है ही इतना नादान, दूसरों के लिए ज़िंदगी भर लालच करके जमा करता जाएगा और खुद एक दिन मर जाएगा। लाहासिल ज़िंदगी और खाली मौत। आपको माफ़ किया, अल्लाह के लिए माफ़ किया। हमने सब्र तो नहीं किया आपके लिए, दिल से आ भी निकलती थी, मगर अल्लाह ने हमें थाम लिया। अपने घर में खुश हैं, महफूज हैं, अब कोई गिला नहीं, माफ़ किया। प्रिहान ने माफ़ी दे दी, अपनी खुशियों का सदका उतार दिया। पूर्वा और रियाज को देखा। रियाज उससे बातें कर रहा था और रोना भुलाए वो उसे जवाब दे रही थी। वो मुतमईन हुई। अभी पूर्वा को कुछ बताकर उदास करना बहुत फजूल काम था। उसे तैयार करने वाली लड़कियां भी आ गई थी। मेहंदी भी अब लगाएंगी क्या? पूर्वा ने चहकर पूछा तो वो हवन्नक से उसका मुंह तकने लगी। रोनी सूरत और भीगी आंखों वाली अनोखी दुल्हन, जो दुल्हन बनने के लिए खुद इतनी एक्साइटेड थी। जी, ये बस कलर्ड मेहंदी है, अभी स्किन पॉलिश करूँगी, डिज़ाइन बन जाएगा। मेकअप स्टार्ट करने से पहले धो लेना आप, एक लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो पूर्वा ने सर हिलाया। प्रिहान रियाज को लेकर बाहर निकल गई। रात तक फंक्शन था, तैयारी तो उसे भी करना थी। प्रिहान खानी बेगम के पुकारने पर वो उनके पास आ गई। वो जो लड़कियां आई हैं तुम भी उन्हीं से तैयार होना। जर्शी और पलवशी और मोमिना को भी कह दिया, बाकी लड़कियां तो खुद तैयार हो रही हैं। रियाज को मुझे पकड़ा देना। उनकी हिदायत पर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो अपने कमरे में बैठी अपनी बहनों और भाभियों के पास चली गई। उसने कमरे में जाकर ड्रेस निकाला। मेहंदी और मैरून कॉम्बिनेशन, भारी काम हुआ था। उसके साथ कोट शूज़ और ज्वेलरी निकाल कर रखी। रियाज बेड पर लेटा लेटा अपना एक पाँव पकड़कर उससे खेलना शुरू कर चुका था और बातें भी करता जा रहा था। उसके लिए सफ़ेद कुर्ता शलवार निकाला, छोटी सी ब्लैक वेस्टकोट निकाल कर रखते उसका सामान बराबर करने लगी। उसी वक्त खानज़ादा थकन ज़दा सा कमरे में आया। बेड पर रियाज के पास लेटकर उसे देखने लगा। रियाज ने बाजू तेज तेज हिलाते खिलखिलाकर बाप का वेलकम किया। क्या हुआ, सब ठीक तो है?
प्रिहान ने उसके चेहरे पर बेजारी देखी तो पूछ लिया, सब ठीक है, बहरोज खान आया था बेटों के साथ, अब जब हर तरफ से खाली हो गए हैं सुलह करने आए हैं। आगा जान ने साफ इनकार किया तो भड़क उठे, इतना बकवास करते रहे, शोर मचा दिया अजीब सा। वो गुस्सा दबाकर बोलता बेजार हो रहा था। प्रिहान उसके सामने बैठी मुंह खोले सुन रही थी। शादी वाले माहौल में लोग आकर खामखा शोर डालकर चले गए थे, पकड़कर किसी कैद खाने में डाल देना था। प्रिहान गुस्से से बोलती मुंह फुला गई। खानजादा उसकी बात पर गुस्से में भी कहका लगा गया, यार तुम बस बोलती रहा करो, टेंशन दूर हो जाती है। वो हंसते हुए प्रिहान के गाल सहलाकर बोला तो वो समझ नहीं पाई तारीफ थी या फिर इंसल्ट। रियाज छोटी छोटी टांगे चलाता बाप के करीब पहुंच चुका था। चीख कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया उसे, जी मेरी जिंदगी। वो रियाज को उठाकर चूमता मोहब्बत से बोला। रियाज के पास बहुत बातें थी, खैर परेशान मत हो, उन लोगों को जल्दी फारिग कर दिया गया। ईसा के फ्रेंड्स आए हुए थे शहर से, तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं आई? इनवाइट किया था ना? वो नीम दराज होकर रियाज को सीने पर बिठाए पूछ रहा था। रीमा आ चुकी है, मिरहा के पास है, कह रही थी कि उसके साथ यहाँ आएगी और कुछ दिन रहेगी। आपने अदब भाई से बात की? वो याद आने पर फिर से बोली तो खानजादा करा कर रह गया, बिजी हूँ प्रिहान, मौका तो देखो, तुम्हें सारी फिक्र अपनी फ्रेंड की है। तोबा करो लड़कियों, शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है तुम लोगों को? वो मसनूई संजीदगी से बोलता नफ़ी में सर हिला रहा था तो प्रिहान मुंह बना गई। रीमा लड़की है, सबकी शादियां हो गई हैं, वो रह गई है। हद ये कि मनाल की भी शादी हो गई, आज मेरा भी आ जाएगी रुखसत होकर। वो मुंह फुलाकर बोलती उठी, मैं शावर लेने जा रही हूँ, आप रियाज को मोरे के पास छोड़ देना, मुझे तैयार होना है इसके बाद। वो उसे हिदायत देती वॉशरूम में बंद हो गई। वो रियाज को देखने लगा जो उसके सीने में छुपा बटन से खेलने में मसरूफ था। सुर्ख फूले फूले गाल और शहद रंग बड़ी बड़ी आंखें। वो यकटुक मुस्कुराकर देखता जा रहा था। छोटे छोटे गोल मटोल हाथों से वो बटन पकड़कर उठाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। उसने हंसकर उसके गाल चूम लिए।